नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त में से कारक संबंधी त्रुटि को पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि करण खाने बीच मिठाई लाया। इस वाक्य में जो कारक संबंधी त्रुटि है उसे पहचानिए। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनमें से चुनिए कि कौन सा सही है। तो पहला है, करण खाने बाद मिठाई लाया। करण खाने की मिठाई लाया। करण खाने साथ मिठाई लाया। करण खाने के लिए मिठाई लाया। इसका जो राइट आंसर है, जो शुद्ध वाक्य है, वो है ऑप्शन डी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। क्योंकि के लिए क्या है, कारक का की विभक्ति है, इसी में कारक का सही प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें कारक, इसने पूछा है कारक संबंधी त्रुटि को पहचानिए। तो कारक होता क्या है? संज्ञा और क्रिया के बीच जो शब्द होते हैं, जो वर्ण होते हैं, जो संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के अगर हम भेद की बात करें तो कारक के जो भेद हैं वो कितने हैं? 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन, संबंध काके की, संबोधन हे अरे। तो ये कारक के कितने भेद हैं? ये हैं कारक के 8 भेद। तो इसमें जो कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो कौन सी का हुआ है? के लिए, के लिए। तो इसी में कारक की विभक्ति का सही प्रयोग हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है तो कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान के लिए कौन सा कारक है? इसमें है संप्रदान कारक, संप्रदान। नेक्स्ट है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो ये रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, पूछा है इसमें जो हमारा रेखांकित शब्द है इसका विलोम क्या होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खाली स्थान सूखा पड़ जाता है। अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि कहते हैं, वृष्टि का मतलब होता है बारिश। वृष्टि का मतलब क्या होता है? बारिश। और अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ये सभी जानते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तभी क्या आती है? बाढ़ आती है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो कहीं सूखा पड़ जाता है। तो सूखा कब पड़ेगा? जब बारिश बिल्कुल कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लघु वृष्टि, अनावृष्टि, सुवृष्टि या वृष्टि। तो उसको बोलते हैं अनावृष्टि। जब अनावृष्टि कहते हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, उसे कहते हैं अनावृष्टि। तो कहीं अनावृष्टि, सूखा पड़ जाता है। इसका जो विलोम होगा अतिवृष्टि का वो होगा अनावृष्टि। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो ये आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है, सुनैना खाना खा रही है, ये किस में दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है कृतवाच्य में। और इसको आपको बदलना किस में है? भाववाच्य में बदलना है। सबसे पहले आप समझोगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते? एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा होता है? ये होता है भाववाच्य। तो आपको कृतवाच्य दिया हुआ है और आपको बदलना किस में है? ये भाववाच्य में बदलना है। तो होते कैसे हैं? कृतवाच्य जो होता है उसमें जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है? उसमें जो प्रधानता होती है एक कर्ता की होती है। किसकी होती है? कर्ता की। वहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो कर्ता की होती है कृतवाच्य में। वहीं अगर हम बात करें कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? वहाँ होगी कर्म की। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक किसने पढ़ी? राम ने। तो यहाँ प्रधानता किसकी है? राम की। राम कौन है? काम को करने वाला, यानी कि कर्ता। तो ये हुआ आपका कृतवाच्य।
वहीं अगर हम बात करें राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो राम के द्वारा क्या पढ़ी गई है? पुस्तक। तो अब इसमें प्रधानता किसकी आ गई? कर्म की। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो वो कौन सा वाक्य होगा? ये होगा आपका कर्मवाच्य। वहीं तीसरा होता है भाववाच्य। अगर मैं यही ये कह दूं कि राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही, तो नहीं पढ़ी जा रही क्या हो गया? भाव हो गया। किसकी प्रधानता होगी? भाव की। कुछ से पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है, तो ये क्या हो गया? उसका भाव। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। तो यही अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सुनैना खाना खा रही है, ये कौन सा होगा? सुनैना क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य। और इसे बदलना किसमें है? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में कौन सा बदलेगा? सुनैना, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना से क्या है? खाना नहीं खाया जाता। ये इसका क्या होगा? भाववाच्य होगा। इसमें उससे चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उसे काम किया नहीं जाता। ये सब की सब किस में आते हैं? ये आते हैं आपके भाववाच्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भाववाच्य कौन सा होगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य को पूरा करें। तो इसके वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? नीर, नारी, नाड़ी या नीड़? तो ये सबको पता है, जो वैद्य जी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या देखकर इलाज करते हैं? नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, जिसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? नब्ज भी बोलते हैं। नीर मीन क्या होता है? जल। कुछ जल को देखकर कोई इलाज नहीं करता। नारी मीन क्या होती है? स्त्री। नारी क्या होती है? स्त्री। तो वैद्य जी किसको देखकर इलाज करते हैं? तो नाड़ी को देखकर इलाज करते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? नाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो टिप्पस भिड़ाना जो मुहावरे का अर्थ होता है, वो होता है किसी से सिफारिश करवाना। अगर हम किसी काम के लिए किसी से सिफारिश करवाते हैं, तो उसे हम मुहावरे में क्या बोलते हैं? टिप्पस भिड़ाना। नेक्स्ट है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तो जो अंडरलाइन हुई है किस काम के हो, जो रेखांकित है किस काम के हो, तो इन चारों में से हम इसे किसके साथ बदल सकते हैं, जो कि वाक्य का कौन सा मुहावरा ठीक हो सकता है? तो कोड़ में खाज होना, अगर हम वैसे बोले तुम कोड़ में खाज हो, नहीं ये भी नहीं होगा। किस मर्ज की दवा हो, अगर हम ये कहें तुम किस मर्ज की दवा हो या तुम किस काम के हो, तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं। तो हम तुम किस काम के हो, तो किस काम के जगह हम क्या लिख सकते हैं? किस मर्ज की दवा हो। तुम किस मर्ज की दवा हो, इस सेंटेंस को हम ऑप्शन बी से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल खालिस्तान का स्रोत पढ़िए। तो किसका स्रोत पढ़ते हैं? ये होता है जो सरस्वती का आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? शारदा। शारदा किसका होता है? सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इसलिए प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन, घोर, साहित्य या संबंध, इसमें जो त्रुटि है वो है घोर में। किसमें है? घोर में, क्योंकि जीवन और साहित्य का घोर ने घनिष्ठ संबंध है। क्या आएगा इसमें? घनिष्ठ संबंध है। घोर एक आता है एक नेगेटिव वे में, कि बहुत ज्यादा, जैसे कि भयानक सा है, कि घोर संबंध है। जबकि जीवन और साहित्य में घनिष्ठ होता है कि अतरंग, यानी कि प्रेम पूर्ण संबंध है। जीवन और साहित्य में एक दूसरे के पूरक है। तो इसमें जो आएगा जीवन और साहित्य का कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, लकड़ियों का समूह। रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। अगर हम यहाँ से समूह को हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं? लकड़ियों का रेवर, लकड़ियों का ढेर, लकड़ियों का टुकड़ा या लकड़ियों का गट्ठर। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे इस समूह को? तो जो हम समूह को बदल सकते हैं किससे? गट्ठर से। लकड़ियों का समूह है, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं लकड़ियों का क्या है? गट्ठर है। तो एक इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अगर शरीर का कोई पार्ट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अवयव। क्या कहते हैं? उसे अवयव कहा जाता है शरीर के किसी भी भाग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? नेहा श्रेष्ठ गायिका है, नहीं, इसमें भी उत्कंठा का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि उत्कंठा का जो पर्यायवाची होता है वही होता है क्या? लालसा। लालसा, अभिलाषा या किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, ये सब की सब किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं उत्कंठा के पर्यायवाची। तो किसमें प्रयोग हुआ है? ये हुआ ऑप्शन बी में कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नव्या में अब कोई उत्कंठा शेष नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकथ्य। क्या कहते हैं? अकथ्य। जो कहा ना जा सके अकथ्य या फिर अकथनीय। अकथनीय ये कहा जाता है जिसे हम कह ना सकें, यानी कि अपने शब्दों में जिसको बयान ना कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? अकथ्य या फिर अकथनीय कहा जाता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।